हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक संशोधन। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें वी हैव 395 बेसिक आर्टिकल्स। इसमें ये जो बेसिक आर्टिकल्स हैं ये 395 बेसिक आर्टिकल्स हैं, और अगर इसको हम लोग एक्सटेंड कर दें तो कम से कम 450 प्लस आर्टिकल्स आज के डेट में हो जाते हैं प्रेजेंटली। ऑलराइट, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने बनाया था, उस टाइम में पूरी कोशिश की थी कि इसमें कोई त्रुटि या कोई कमी ना रहे। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड कि इसमें धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, उस हिसाब से बहुत सारी सिचुएशन भी बदलती गई। इंडिया पहले इंडिपेंडेंस उसको मिला, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर जो सेक्युलर फोर्सेस हैं वो सारे इंडिया में डेवलप होते गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत पड़ने लगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अमेंडमेंट्स की जो प्रोसेस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई कमी महसूस होती है तो उसमें हम लोग कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संशोधन। सो चलिए दोस्तों, आज चालू करते हैं संवैधानिक संशोधन। इस टॉपिक में हम लोग बात क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग एरियाज। जैसे हम लोग बात करेंगे संवैधानिक संशोधन क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संवैधानिक संशोधन किस किस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरे में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दोज हैव बीन डन सो फार। आज तक कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स सारे हो चुके हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कौन कौन से अमेंडमेंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार चालू करते हैं। पहले नंबर 1, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यू कैन सी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब भारत के संविधान में कोई चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कोई बदलाव लाने की कोशिश को हम लोग बोलते हैं क्या, संवैधानिक संशोधन। ये कहाँ पर है, दिस इज इंक्लूडेड इन पार्ट 20, 20वें पार्ट में ये इंक्लूडेड है, एंड इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 368। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बेसिकली कहाँ पर है, आर्टिकल 368 पार्ट 20। ऑलराइट, सो चलिए एक बार बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। भारत के संविधान में 3 तरह से हम लोग संशोधन कर सकते हैं। नंबर 1, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एंड थर्ड वन स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। सो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए 1 by 1। पहला टाइप का जो अमेंडमेंट है, आप देख सकते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। बच्चों, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है, सपोज हमारे पास 100 MPs हैं, तो मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, बाई 2 + 1। दैट मीन्स मेजॉरिटी का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में 51% और मोर, इसको मेजॉरिटी बोलते हैं हम लोग। सो इफ़ यू डिवाइड एनीथिंग बाई 2 प्लस ऐड 1 टू इट, तो ये निकल जाएगा क्या, मेजॉरिटी। सो सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बदलाव लानी है, सो हु इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, लेट अस डिस्कस फर्स्ट। हु इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू change the constitution? It is the parliament. It is the parliament of India. अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, आपको अगर पता होगा बच्चों, इट इज़ द अपर हाउस इज कॉल्ड द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा। सो कोई भी अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको कोई भी बिल या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे चालू होता है सफ़र। लोकसभा में हमारे मेंबरशिप कितने हैं, लोकसभा में हमारे मेंबरशिप है, अभी प्रेजेंट मेंबरशिप है 545। 545 इज द मेंबरशिप। तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या, 545 डिवाइडेड बाय 2 + 1। मतलब कोई भी एक संवैधानिक संशोधन बिल के ऊपर अगर 545 बाई 2 + 1 मतलब 273 अगर पॉजिटिव साइड में वोट करते हैं, अगर ये सपोर्ट में वोट करते हैं, तो ये लोकसभा में पास हो जाके चला जाएगा राज्यसभा में। सिमिलरली इन राज्यसभा वी हैव ए प्रेजेंट मेंबरशिप 245। तो इसको अगर सिंपल मेजॉरिटी में पास करना है तो हमको इतने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। इट इज़ नियरली अबाउट 182 और नियरली 183। तो अगर 183 MPs इसको सपोर्ट में वोट करते हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी में पास हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। मतलब एक बिल को अगर 51% ऑफ MPs का सपोर्ट मिलता है या उससे ज़्यादा, तो ये सिंपल मेजॉरिटी में पास हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी में पास हो सकते हैं। जैसे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स,
ऑलराइट, जैसे अभी रिसेंट स्टेट बना था 2014 में। अब देखो 2014 में तेलंगाना वाज अ न्यू स्टेट विच वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसको पास करने के लिए जो तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन बिल था या आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसको पास करने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ी थी। लेटर राज्यसभा में भी वही सेम प्रोसेस था। व्हाट आर द अदर प्रोविजंस, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आप नए स्टेट बनाओ, या तो एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एमोल्यूमेंट अलाउंसेस मतलब सैलरीज हुई या तो कोई प्रिविलेजेस हुए एमपीज एमएलएज के, कोरम इन द पार्लियामेंट, दिस इज अनदर प्रोविजन जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी में पास कर सकते हैं। और क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई भी रूल्स सिंपल मेजोरिटी में बन सकते हैं। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी चीज़ है सिंपल मेजोरिटी में हम लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सिंपल मेजोरिटी में हम लोग प्रोविजंस ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 इज स्पेशल मेजोरिटी। अब चलिए बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन सी चीज़ें पास कर सकते हैं। पहले समझते हैं स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स सिंपल मेजोरिटी से कुछ ज़्यादा। कैसे? स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, पहले चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं। तो अगर कोई भी प्रोविजन आपको स्पेशल मेजोरिटी में पास करना है तो आपको क्या चाहिए, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, लोकसभा में पहले टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, तो ये कम से कम हो जाता है 364, 364 एमपीज पहले प्रेजेंट होने जरूरी हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, अब हमारा मेजॉरिटी कितना था, 273। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। स्पेशल मेजॉरिटी में किसी भी प्रोविजन को पास करने के लिए आपको कितने एमपीज की सपोर्ट की ज़रूरत है, पहले 364 एमपीज मिनिमम प्रेजेंट होने जरूरी हैं। उसमें से 273 वोट करेंगे फेवर में, तब जाके स्पेशल मेजॉरिटी में कोई भी चीज़ पास होती है। बच्चों फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, ये थोड़ा प्रोविजन डिफिकल्ट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप देखो, सिंपल मेजॉरिटी में आपको 51% एमपीज के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑलराइट, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, पहले टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने जरूरी हैं। तो ये हमारा निकल गया कितना, 364। तो इतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद उसमें से 273 मीन्स मेजॉरिटी मेंबर्स उसके फेवर में बिल वोट करेंगे, तब जाके कोई भी चीज़ स्पेशल मेजॉरिटी में पास हो सकती है। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे स्पेशल मेजॉरिटी में पास हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश करिए, सिंपल मेजॉरिटी में कभी भी नहीं होगा। यू नीड टू हैव ए स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट वाज द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 जब राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो सारे बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को फ्री कर दिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सो दिस वाज अ चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू से कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। इफ़ यू रिमेंबर, आर्टिकल 21 इज ए फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस लाए और इसके लिए उनको करना पड़ा था सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा क्या, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू से इसको पास करना पड़ेगा। ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और द थर्ड कैटेगरी, सो दैट इज दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज थ्रू simple majority and special majority. Let's talk about the third one, that is special majority plus ratification of half of the states. बच्चों टेक्स्ट वगैरह पढ़ने से पहले मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हमने समझा, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब भी हमने समझा। अब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब क्या है, जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड किया गया कब, 2017 में। इस टाइम में हुआ था क्या, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। जीएसटी बिल, इट वाज द जीएसटी बिल। सो इसको क्या किया गया, इसको पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में ये स्पेशल मेजॉरिटी में पास होकर राज्यसभा में गया। ऑलराइट, अब इसके यहाँ से पास होने के बाद इसको एक्चुअली जाना चाहिए था प्रेसिडेंट के पास साइनिंग के लिए, लेकिन
as it is supposed to be passed by special majority plus ratification of half of the states, तो इसके बाद ये गया कहाँ पर, स्टेट्स के पास। ये बिल जो है सारे स्टेट्स के पास गया। अब उस टाइम में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन 2017 द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स वेर 29। तो अब 29 स्टेट्स के लेजिस्लेचर में ये बिल गया, तो इसको स्टेट्स में से मेजॉरिटी वोट पाके पास होके आना है। दैट मीन्स 29/2 + 1 इज इक्वल टू 15। तो जब ये 15 स्टेट्स इसको हाँ बोल देंगे तो ये बिल सीधा वहाँ से चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ऑलराइट, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द थर्ड वन, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब होता ये है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास ना जाकर स्टेट्स के पास गया। स्टेट्स तब थे 29, तो 15 स्टेट्स अगर उस बिल को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया। जुलाई 1, 2017 became the GST day. Okay, so it was July 1st जब GST फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑलराइट, सो दिस इज द वे हाउ द थर्ड टाइप ऑफ मेजॉरिटी वर्क्स। इसमें क्या होता है, पहले स्पेशल मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, फिर इनको स्टेट्स के पास भेजा जाता है उनके कॉन्सेंट के लिए। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। सो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स टाइप में पास हो सकते हैं? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बच्चों याद रखना ये वाला चीज़, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें सबसे ऊपर आता है यूनियन। देयर इज ए यूनियन गवर्नमेंट। एट द बॉटम वी हैव ए स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरेस्ट हैम्पर होता है तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का ही कॉन्सेंट लेना जरूरी होता है। जैसे यू वांट टू चेंज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आज के डेट में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इफ यू वांट टू चेंज इट टू डायरेक्ट देन यू हैव टू सीक द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट्स एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का जो बंटवारा हुआ है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, वी हैव ऑल द लिस्ट्स इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में लिस्ट के बारे में मेंशन्ड है। दैट मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है कि देर आर स्टेट लिस्ट, देर आर यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, वी हैव एंसिलरी पावर्स एज वेल। तो इस केस में क्या हो सकता है, पावर्स को शेयरिंग करने के लिए भी हमें इस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। representation of states in parliament, power of the parliament to amend the constitution, yes, these are certain important provisions. All right, so this is what we discussed about the constitutional amendment provisions. Okay, अब बार बार मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कि ये आर्टिकल 368 के थ्रू से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सो आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। स्कोप ऑफ अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग किस एक्सटेंट तक हम लोग अमेंड कर सकते हैं। मतलब क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लोग अमेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। सपोज हमारी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स हैं। सपोज ये 3 मंजिला इमारत है, तो अगर हम लोग इसका फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन पिलर्स वगैरह को अगर तोड़ दें तो ये बिल्डिंग रहेगी क्या? नहीं रहेगी, ये कोलैप्स कर जाएगी। ऑलराइट, सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी बेसिक प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। देर आर सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स सच एज वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, तो उनको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेमर्स ने क्या बोला, आप संविधान को पूरा संशोधन कर दो, दैट वी यू कैन डू, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ दो। जो पिलर हैं, जो फाउंडिंग स्टोन्स हैं, जो फाउंडिंग पिलर्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट द फ्रेमर्स हैव टोल्ड। ऑलराइट, उसको छोड़ के आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है बेसिक स्ट्रक्चर की, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इन चीज़ों को आप छेड़खानी ना करते हुए बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी आप जो चेंज करना चाहते हो कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सो फार वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ऑलराइट, सो
आज तक जितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं उनमें से आपके एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं। आप देखो फर्स्ट वन, ये जो 1971 का जो अमेंडमेंट था, द 26th अमेंडमेंट एक्ट, ये इट टॉक्ड अबाउट प्रीवी पर्स, मतलब राजा महाराजाओं को जो पेंशन दी जाती थी उसको एबोलिश कर दिया गया था। सो दिस इज वन विच इज रेगुलरली कमिंग इन द एग्जाम। सो किस अमेंडमेंट के थ्रू से प्रीवी पर्स हटा दिया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ विच ईयर? 1976। इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 न्यू डीपीएसपीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? 19 सच अमेंडमेंट्स वेर डन अंडर ए सिंगल अमेंडमेंट। 19 तरह के चेंजेस लाए गए थे इसके थ्रू से। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यू टॉक अबाउट द 44th अमेंडमेंट एक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्या? 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये रिपील का मतलब बच्चों के माइंड में बड़ा डाउट होता है क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी रिपील तो कर दिया, लेकिन ये रिपील क्यों किया? राइट टू प्रॉपर्टी वाज अर्लियर ए फंडामेंटल राइट, ऑलराइट, लेटर इट वाज मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो इट वॉज मेड ए लीगल राइट। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंज किया गया है। ये 42nd एंड 44th दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार पूछा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नेक्स्ट 61st अमेंडमेंट एक्ट, वेरी स्पेशल क्वेश्चन, एसएससीज में इसके क्वेश्चन भी आए हैं। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। ओके, तो ये 21 से 18 साल तक को कर दिया गया था, वोटिंग एज रिड्यूस किया गया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट बार बार पूछे गए हैं। द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटी, ऑलराइट। And lastly, 86th Amendment Act, as I discussed recently, 86th Amendment Act, right to education, free and compulsory education between the age of 6 to 14 years, बार बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। लेटेस्ट वन चलिए बात करते हैं 100th Amendment Act, जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 101st Amendment Act, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जो एक्ट में कन्वर्ट किया गया था। ऑलराइट, सो सिमिलरली लाइक दिस, These are all the types of amendment। बच्चों, आज इस क्लास में हमने डिस्कस किया ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और अमेंडमेंट के प्रोसेस क्या है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बन चुके हैं। ऑलराइट, सो आई होप दिस क्लास विल बी अ वेरी हेल्पफुल क्लास फॉर यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।